तो सभी बच्चों को राम राम। कैसे सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपको पता है भी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है अब 10-15 दिनों में। और हरियाणा के बच्चों का सेट मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके लिए मैंने एक मैथ और रीजनिंग की एक रिवीजन बूस्टर की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें आज आपकी दूसरी क्लास है। तो आज की सेकंड क्लास में हम दोनों मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन करेंगे सारे पीवाईक्यू, जिसमें जिससे आपकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, चाहे किसी का भी हो, सेट मेंस का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के तैयारी हो जाएगी। और आपको थोड़े से समय मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसके साथ इसके बेसिक कंसेप्ट भी कराऊंगा। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, जो कि आपका पहला क्वेश्चन मैथ से है। तो पढ़िए इसको। 2000 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट हाफ ऑफ ए पार्ट, 1/3 ऑफ बी पार्ट एंड 1/5 ऑफ सी पार्ट आर इक्वल। यानी 2000 रुपये डिवाइड किए गए ए बी सी के बीच में। जो ए का हाफ पार्ट है, मतलब ए का हाफ पार्ट, 1/3 है बी के पार्ट के, मतलब बी के 1/3, और किसके इक्वल है? 1/5 है सी के पार्ट के, मतलब सी के पार्ट के क्या है? 1/5। तो ये दे रखा है इसमें। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द ए पार्ट? ए का पार्ट कौन सा है वो पूछ रखा है। कितना पार्ट है ए का 2000 में से? तो सबसे पहले अगर ऐसे आ जाए आपके पास, तो इसे रेशो में कैसे चेंज करेंगे वो देखना है आपको। तो इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे ये ए है, ए के निचले वाले को छोड़कर इनको आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, और ए के पास ले जाना है। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐसे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या ए के पास ले जाने हैं। यानी 5×3 = 15 है। ऐसे ही बी के नीचे वाले छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5×2 = 10 भी। ऐसे ही सी के छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3×2 = 6, 6 सी। अब इनकी रेशो निकालो। रेशो कैसे निकलती है? सेम ऐसे ही, ए को छोड़कर, ए वाले को छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 60 रेशो। बी को छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 15×6 = कितना होता है? 15×6 = 90। एंड सी वाले को छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 15×10 = 150। तो पता लगा होगा ना कभी कैसे रेशियो निकालनी है। सबसे पहले तो बाय वाले में क्या है? ए के बस ए से जो वाला ले रहे हैं ना, जिस वाला ले रहे हैं उसी को छोड़कर दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 0 को 0 से काट दो तीनों में, और कट रहा है हाँ 3 पे, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो आपने रेशो निकाल दी है। अब रेशो निकाल दी है तो आप पार्ट भी निकाल सकते हो। कितने रुपए हैं हमारे? 2000 रुपये हैं। कितनों के बीच में बांटने हैं? तीनों के बीच में। यानी ये 2000 है, ये कितने की वैल्यू है? 5 और 3 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू है हमारी क्या? 2000 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2000/10। कितने की निकालनी है हमें? ए की, यानी 2 की निकालनी है। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2 की निकाल दो। तो 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा? 400। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की है आपने? अगर ऐसे रेशो में आ जाए तो क्या देखो, सेम ए के नीचे 2 है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या है? 2 यूनिट। यही तो वैल्यू आई। ए के नीचे 2 तो 2, बी के नीचे 3 तो 3, और सी के नीचे 5 तो 5। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मुझे ये भी आपको बताना था, क्योंकि कई बार ऐसे भी आ जाता है, ये दे देते हैं और ये निकालना होता है। तो उम्मीद है ये पता लग गया होगा। तो हमारा आंसर क्या आया है? 400। तो क्या करेंगे? इसे आप आंसर कर दोगे ऑप्शन नंबर डी को। आगे देखो, एक शॉपकीपर बोर्ड 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपये ईच। यानी 200 बल्ब खरीदे शॉपकीपर ने। कितने रुपये में? 10 रुपये का एक बल्ब पड़ा। तो टोटल कितने के पड़े उसे? 2000 रुपये के। अगर एक बल्ब 10 रुपये का पड़ा, ईच मतलब एक बल्ब 10 रुपये का पड़ा, तो 200 बल्ब कितने के पड़ेंगे? 2000 रुपये के। आउट ऑफ दोज 5 बल्ब्स आर वर फ्यूज्ड, मतलब इन 200 बल्बों में से 5 बल्ब हमारे क्या हो गए? फ्यूज़ हो गए। सो ही सोल्ड रिमेनिंग एट 12 रुपये। मतलब 200 में से 5 तो हमारे क्या हो गए? बेकार हो गए, फ्यूज़ हो गए, तो वो तो माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब बचे कितने? 195 बल्ब। और वो कितने के बेचे हमारे? उसने बबल लिख दिया था। कितने के बेचे? 12 रुपये के हिसाब से बेचे। तो कितने के बेचे होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो। 12×5 = 60, 60 12 × 72 और 6 78, 7 12 × 12 1980 रुपीज़ के बेचे। तो वट विल बी द % ऑफ गेन और लॉस इन शॉपकीपर के?
कितना गेन और कितना लॉस हुआ है वो निकालना है। तो ये तो हमारा उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने खरीदा था, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी ये तो क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट यानी लाभ और हानि को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों को माइनस कर देते हैं, क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को, यानी सीपी माइनस एसपी, लाभ और हानि को निकालने के लिए। अगर माइनस में आए तो हानि और प्लस में आए तो लाभ। तो 2000 में से 1980 के तो बचे कितने, 20, कितने पे, 2000 पे, गुणा 100, परसेंटेज निकालनी है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यही बता देता हूँ मैं। प्रॉफिट या लॉस कितने पे होता है हमारा, जितने पे हमने चीज़ खरीदी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है हमारा, प्रॉफिट और लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी लाभ और हानि बटे में क्या, क्रय मूल्य गुणा 100 से कर देंगे। तो 0 से आपका 0 कट गया, ये 2 से 2 0, और ये 1 पे मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 12 5 जा 66, 12 9 जा, ओह ये मल्टीप्लाई यहाँ गलत होगी, सॉरी, 12 5 जा 66, 12 9 से 108, और 114, 11 12 12, और कितना 23। तो ये 340 का हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 0 से 0 पे कट गया, और 2 0 से 2 0 पे, और ये 17 पे। तो हमारा प्लस में आई ना वैल्यू, तो गेन है इसका मतलब, और माइनस में आ जाती तो लॉस। तो गेन परसेंट हमारा कितना है, 70। तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 9 ईयर्स इज दिस। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दे रखा है आपको, कितना, 5% की दर से, ये आपका रेट है, रेट, और ये आपका टाइम है, और ये आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है। एट वट रेट इंटरेस्ट मतलब पूछ रहा है किस दर से, कैन बी सेम इंटरेस्ट, यही इंटरेस्ट मिलेगा सम, और इसी सम पे 5 साल के, अगर हम 5 साल के लिए, यानी सबसे पहले तो हमें इसका सेम सम निकालना है, यानी इसका वो निकालो, प्रिंसिपल निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अगर पता हो बच्चों को, तो आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज 1260 रुपये, यानी हमें 1260 सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ये 100 इधर गुना हो जाएगा। रेट हमारा कितना है, 5, ये रेट यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही टाइम हमारा कितना है, 9, 9 भी यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो काट लो इसके, 5 से 2 पे 26, 25, 2 पे 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 8 नी में 72, तो 2800 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब क्या पूछ रखा है, एट वट इंटरेस्ट रेट कैन द सेम इंटरेस्ट बी ऑब्टेन, किस रेट पे, रेट पूछ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया, अगर मैं इसी सेम सम को 5 साल की रखूं, इसी प्रिंसिपल को अगर मैं 5 साल के लिए दूं और इतना ही इंटरेस्ट मिले मुझे, तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट रखना पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल भी है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, बस रेट निकालना है। इसी फॉर्मूले में पुट कर दो बस। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1260, अब रेट निकालना है, रेट को इधर रखो और सारे इधर डिवाइड में आ जाएंगे, प्रिंसिपल हमारा नीचे आ जाएगा, टाइम भी हमारा कितना, 5 साल नीचे आ जाएगा, और ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 100 0 से 0 पे कट गया, 7 से 4 पे, 7 से 7 एकम 7, इतने पे 5 से काट लो, 5 दिए 15, 6 पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 साल हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा 9 साल कह रहे हैं, 9% आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सेम सिंपल से फॉर्मूले पे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे बेस्ड था आपका ये क्वेश्चन। आगे पढ़िए, आपका ये आपका स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन द शॉप बाय द स्टोर। क्वेश्चन में पूछ रखा है भी हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, कितने प्रतिशत दे रही है दुकान। तो हम इसमें से किस स्टेटमेंट के साथ हम डिस्काउंट प्रतिशत निकाल सकते हैं, पढ़िए। द स्टोर इज गिविंग 1 सोप फ्री ऑन द परचेज ऑफ 3, यानी 3 साबुन खरीदने पर हमें क्या, 1 साबुन मुफ्त मिल रहा है, 1 साबुन मुफ्त। तो कितने का डिस्काउंट होगा,
वो कैसे निकालना है। ऐसे क्वेश्चन ही दे देता है डायरेक्ट, इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा 3 साबुन पर 1 साबुन मुफ्त, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है। तो ऐसा निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है हमें टोटल कितने साबुन मिले हैं, 3 और 1 4 साबुन मिले हैं। 4 साबुन मिले हैं, कितने साबुन पर 4 साबुन मिले टोटल, 1 साबुन मुफ्त मिला है। तो सॉरी 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 3 साबुन खरीदने पर हमें 4 साबुन मिले हैं, तो ऐसे करके गुणा 100 कर दो, तो निकाल सकते हैं ऐसे परसेंटेज इसमें स्टेटमेंट से पहले से। आगे देखो 10 रुपये का डिस्काउंट मिला हमें 36 रुपये की साबुन खरीदने पर, तो इस पर भी निकाल सकते हैं। मतलब 36 रुपये की साबुन खरीदने पर हमें 10 रुपये डिस्काउंट मिला, तो इस पर भी निकाल दो परसेंटेज गुणा करके, तो निकाल सकते हैं ना। निकालना नहीं है, बस पूछ रखा है अभी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, हमें सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो कौन सी है, दोनों ही तो है, आइदर स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2, दोनों ही क्या कर सकती हैं, आंसर दे सकती हैं। यहाँ क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 फर्स्ट वाली दे सकती है, सेकंड वाली अकेली नहीं दे सकती, दे तो सकती है, अभी निकाल सकते हैं इसके साथ हम। तो उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन एचसीएफ का, आपका एचसीएफ और एलसीएम से है। एचसीएफ ऑफ 74 एंड अनदर नंबर इज 37, यानी एक नंबर 74 है, एक नंबर एक और अंदर नंबर है, यानी एक तो 74 है, एक नंबर तो हमारा, दूसरा नंबर क्या मान लो हम, एक्स मान लो। उन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या है 37, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया 37। और वाइल एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर, इन्हीं दो नंबरों का एलसीएम हमारा क्या है 518। फाइंड द सेकंड नंबर, ये तो बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट रखना है। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, एलसीएम जो होता है हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसमें। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम हमारा क्या है 518, एचसीएफ हमारा क्या है 37, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 74 गुणा एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, 518 के नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा इधर से, 37 से 2 पे, और 2 से कितने पे 25, 9259। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। सेम सा सिंपल सा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये यूज़ होगा इसमें, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, सीरीज का क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका सेट का हो, आरआरबी, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सब में सीरीज के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे हो रहा है, या तो इसमें प्लस की सीरीज चलती है, या माइनस की, या पावर की सीरीज चलती है, या मल्टीप्लाई की, या डिवाइड की, आपको ध्यान रखना है बस क्या हो रहा है इसमें। तो जीरो में कितना जोड़ा आपने 7 जोड़ा, 7 जोड़ा 6 जोड़ा। आगे देखो कितना जोड़ा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, वहाँ तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, गंदा गंदा सा हो जाएगा ये, 215। देखो अब क्या हो रहा है इसमें, +6 देख लेते हैं पहले हम, प्लस की है कैसी है, +19। आगे ये आपका 13 में से 6 गया 7, 5 में से 2 गया 37। आगे ये आपका 4 में से 3 गया 1, 12 में से 6 गया, ये 5 में से 4 गया 1, 21 में से 12 गए 9। तो कुछ देखो कुछ बन रहा है इसमें, इसमें देख लो 13, 17 में से 9 गए 8, 1 18, कुछ आगे 11 में से 7 गए 4, और 5 में से 3 गए 2। आगे ये तो 30, तो कुछ 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 बन रहा हो, 6 6 6 हो रहा है प्लस यहाँ पे, 3 दूनी 6, 6 दी 18 प्लस 1, चिगम चिगम 36, 18 दूनी 36 प्लस 1। इसका मैंने यार अभी तो किया था ये ऐसा सा क्वेश्चन, इसका 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 6 3
सकती है 9 + 30, 3 दूनी 6 + 0, 3 6 +1, 6 18 30, 12 30 36। एक सेकंड, तो कीप रखो अभी करके। हाँ अभी जो देखो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज से आप सीरीज से क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे एग्जाम में आता है, सेट मेंस का हो चाहे आपका एनटीपीसी का हो, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो उसमें सब में आता है आपका सीरीज का क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करना है आपको। ज़्यादातर सीरीज़ आपकी देखो मैं बता देता हूँ कितने टाइप की होती है आपकी सीरीज़। तो आपकी या तो प्लस पूछ ले, प्लस आता है, माइनस आता है, माइनस होता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है, या क्या पावर से 2 का स्क्वायर प्लस अगले में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का 4 पावर 2 की पावर 5, यानी n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3, ऐसे प्लस हो जाता है n की पावर 5। ऐसे ये हो जाता है n की पावर 1 + 1, n की पावर 2 + 1, n की पावर 3 + 1, ऐसे ऐसे n की पावर 1 + 1, n की पावर 2 + 2, n की पावर 3 + 3, ऐसे आता है आपका सीरीज में क्वेश्चन। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है आपका, लिख ले पहले हम यहाँ पे 63 124 215। सबसे पहले देखो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ देखो कितना प्लस हो रहा है 7 प्लस, यहाँ कितना हो रहा है 16 में से 7 गए 9, 19 प्लस हो रहा है आपका, और ये आपका 13 में से 6 गए 7, 5 में 2 37 प्लस हो रहा है। ये कितना हो रहा है आपका 4 में से 3 गए 1 61, और ये प्लस कितना हो रहा है हमारा 91। और यहाँ देखो आगे अब कितना प्लस हो रहा है आपका, कितना प्लस हो रहा है इसमें 12 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 37 में से 36 में 18, हाँ 18 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 7 में 11 में से 7 के 4 और 5 में 3 के 24 प्लस हो रहा है। यानी देखो +6 +6, और यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर आपका +6, देखो हो रहा है +6, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 3 गया 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ भी +6, इसका मतलब +6 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा +6, यानी यहाँ 36 प्लस होगा। तो 36 प्लस करके लिखो कितना 7, 6 और 3 12, तो इसमें कितना जोड़ा गया 127 जुड़ेगा, 7 और 5 12, लास्ट का अक्षर क्या है 2, तो इसी में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका। आपको समझ में आया होगा ना कैसे करना है, कहीं फिर ये लैडर वाली सीरीज़ बन जाती है हमारी, ऊपर से नीचे तक करते आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको करते रहना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। आगे मैं जब और सीरीज़ में कराऊंगा क्वेश्चन आपके सीरीज़ के, उस टाइम आपको और ज़्यादा कवर हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। पढ़िए आपका 8 से क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशो दिस, यानी प्रेजेंट एज क्या है आपकी 5:4 में है, किसकी समीर की और आनंद की। 3 ईयर हैंस द रेशो ऑफ द एजिस विल बिकम दिस, आज से 3 साल बाद, हैंस का मतलब बाद, कितनी हो जाएगी 11:9 हो जाएगी, कितने साल बाद 3 साल बाद। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज पूछ रखी है कितनी है। ध्यान से देखिए, अगर मेरी एज 10 साल है और मेरे पिताजी की एज 25 साल है, तो हमारी एज का डिफरेंस क्या होगा 15 साल।
15 साल होगा। आज से मैं 10 साल बाद बग जाऊँ तो मेरे पिताजी की एज कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। और मेरी कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। डिफरेंस कितना होगा? फिर भी 15 होगा। यानी एज के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा ना, वो तो नहीं कभी चेंज होगा। जितना मैं बड़ा हूँ 2 साल बाद उतने मेरे पिताजी, उतने मेरे दादाजी, तो ऐसे ही करके उतना ही एज का डिफरेंस तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपको बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, एज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, अगर आपको ये कंसेप्ट ध्यान में है ना भी एज का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। तो आप इसे बहुत ही चुटकियों में कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए कैसे डिफरेंस, एज का डिफरेंस क्या रहना चाहिए? यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए हमारा? 1। पर यहाँ तो क्या हो गया? 2। तो इस 2, यहाँ अगर 2 है तो इसे भी क्या कर दो? 2 कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई क्या कर दो? 2 कर दो। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 8। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो अब कितने का है? 2 का। डिफरेंस सेम हो गया। अब कर दो इस क्वेश्चन को। 10 से 11 पे गए, कितने यूनिट गए? 1 यूनिट। 1 यूनिट जाने पे हमारा कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 3 साल का इंक्रीमेंट हुआ। चाहे यहाँ देख लो 8 से 9 पे गए 1 यूनिट गए तो 3 साल का इंक्रीमेंट हुआ। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है? 3 साल है। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज, यानी हमें आनंद की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज हमारी क्या है? ये है ना, ये 10 वाली। तो ये तो समीर की है, हमें तो आनंद की निकालनी है। यानी ये वाली हमारी क्या है? प्रेजेंट एज है। तो 8 दिए हमारा 24। 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 गुणा 3। 1 यूनिट की 3 है तो 8 की कितनी होगी? 24। तो आपका ये रेशियो मेथड से आप इसे आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी अभी भी क्लियर हो रहा तो एक बार दोबारा से देख लो इस वीडियो को, यानी मैं अगली क्लास में फिर से एज का क्वेश्चन आएगा उसमें करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका ये भी आपका क्या है? सीरीज से है, यानी एनालॉजी भी कह देते हैं इसे, इसी है। जिस प्रकार ये इससे रिलेशन बना रहा है उसी प्रकार यहाँ भी कुछ होगा जो इससे रिलेशन बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले तो आपको ऑप्शन ध्यान में रखने हैं। यहाँ आपने देखा 8 दिया, आपका मल्टीप्लाई 3 से किया तो 24। तो यानी इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा कुछ। तो ये तो कुछ भी नहीं है इसमें तो ऐसा ऑप्शन, तो इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा। आगे देखो कुछ हो रहा है। देखो ये दोनों को डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 आ गया। ऐसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी तो आ गया। अब कुछ कहेंगे बच्चे प्लस भी तो कर सकते, 3 + 2 5, हाँ कर सकते थे, पर यहाँ देखो प्लस करके 4 + 2 हमारा क्या होगा? 6, जबकि यहाँ तो 8 गिवन है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन भी थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं, उसी प्रकार आपको आंसर निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, आपको बस थोड़ा ध्यान में रख के करना है। अगला देखो आपका क्वेश्चन, आपका सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंसी जिसे पता है क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वसम्यकता से कुछ कहते हैं, मेरे ध्यान नहीं है, ये सर्वसम्यता से कुछ कहते हैं इसको। तो आपको देखो कैसे करने हैं। इन 2 ट्रायंगल DEF एंड PQR, यानी एक ट्रायंगल आपका DEF बना दूं मैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए। DEF, आपका अगला ट्रायंगल क्या है? PQR। DE क्या है? QR के बराबर है, यानी DE किसके बराबर है? QR के। EF किसके बराबर है? PR के, यानी अगर ये EF किसके बराबर है? PR के बराबर है। और FD किसके बराबर है? PQ के। FD किसके बराबर है? PQ के। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? आपको तो सब करेक्ट लग रहे होंगे, आप बचपन में करते थे किसी कैसे भी लिख देते, पर ऐसे नहीं लिखना है इसको। आपको देखना है कैसे। अगर यहाँ ED है शुरुआत में तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? ED किसके बराबर है हमारा? ED किसके बराबर है? QR के। तो आपको यहाँ QR दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना, ये दोनों इन दोनों को बता रहे हैं एक दूसरे के बराबर। यानी ED हमारा RP के बराबर है? नहीं, ED हमारा किसके बराबर है? अभी तो लिखा ED हमारा ये वाला हमारा किसके बराबर है? QR के। तो ये तो हमारा गलत है, ऐसे चेक करना है। ये PQ देखो, PQ हमारा EF के बराबर है। देखो PQ 3 वाला, ये PQ हमारा EF के बराबर है? नहीं, EF के बराबर नहीं है तो DF के बराबर है, तो ये भी गलत है हमारा। आगे देखो FE हमारा PR के बराबर है?
देखो एफ ही यानी ई एफ हमारा पी आर के बराबर है। देखो हाँ ये तो है पहले वाला। तो अगला देखो ई डी आर क्यू के बराबर है। ई डी क्या है? आर क्यू के बराबर, हाँ सिंगल सिंगल वाला। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये देखना आएगा ना कैसे देखनी है कंग्रुएंसी। तो ये बहुत सिंपल होता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं करना है। ये तो ऐसे ये हमें सही लग रहा है पी के ओ आर एक ऑर्डर बना रहे हैं तो इसलिए ये ठीक होगा, नहीं आपको ये चेक करने हैं। चेक करने मैंने बता दिए, एक एक उठाओ, एक एक के टुकड़े उठाओ ऐसे दोनों के, और मिला मिला के देखो ये बराबर है भी है कि नहीं। तो करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट निकालना है हमें इसके रूट्स का। तो प्रोडक्ट और सम निकालना तो हमें कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले ये आपकी इक्वेशन है, मैं आपको बेसिक से बिल्कुल बताता हूँ ताकि आगे से अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आसानी से कर पाएँ। इस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कौन सी इक्वेशन? ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके आपको ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, निकाल लेनी है। यानी यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर, यानी ये देखो ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई हमारी 3। ऐसे ही बी एक्स यानी बी एक्स प्लस का भी है पर यहाँ कैस का भी है माइनस का, तो मतलब बी की वैल्यू क्या है हमारी -13। ऐसे ही प्लस सी यानी सी की वैल्यू क्या है हमारी 6। अब है आपकी मेन बात। तो आगे अगर आपको पूछ ले सम ऑफ द रूट्स तो कैसे निकाल लेंगे? वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा पर फिर भी मेरा काम तो आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। सम ऑफ द रूट्स, अगर आपको पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो कैसे करना है? तो अगर सम ऑफ द रूट्स पूछ ले तो उसे निकालने का फॉर्मूला आपका -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना हो तो c/a बस। तो b की वैल्यू हमारी क्या है -13/a की वैल्यू हमारी 3। पहले ही माइनस दे रखा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 13/3 हमारा क्या होगा सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है c/a यानी 6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो c की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा हमारा 2। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको ये ध्यान रखना है प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का ये क्या होता है, ये तो आपका ध्यान ही रहेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हो आप आसानी से। चलो अब आप क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। सिलोग्स का क्वेश्चन आ गया तो आपका देखो सिलोगिज्म पढ़िए इसको। ऑल फॉल्स आर फिन, ऑल फॉल्स आर फिन, ऐसे ऐसे करते थे ना पहले कुछ बच्चों ने, अगर पता हो सिलोगिज्म का। ऐसे नहीं करें हम, इसे 150 से करेंगे। 150 में आपको रूल पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, अब भी बता देता हूँ। अगर आ जाए तो आपको क्या करना है 100, सेकंड वाली 50, यानी ऑल फॉल्स आर फिन। पहले वाला 100 और सेकंड वाला 50, ऐसे ही पहले वाला 100 और सेकंड वाला 50। अभी आल आया तो आल ही को देखेंगे। और कंक्लूजन में देखो अब आगे सम में आपको क्या रखना है, पहले वाला भी 50 और दूसरे वाला भी 50, यानी पहले वाला भी 50 और दूसरे वाला भी 50, पहले वाला भी 50 और दूसरे वाला भी 50, दोनों सम है ना। अब पढ़ो इनमें से कंक्लूजन कौन सा ठीक है। मान लो अगर मैं आपको 50 रुपये दे दूँ और मैं कहूँ 50 रुपये देकर मुझे 100 रुपये दे, तो उस 50 के नोट से आप एकदम 100 रुपये दे दोगे मुझे निकाल के? नहीं दे सकते ना। तो अगर 50 को 100 करने के लिए कहे आपको तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी गलत। परंतु अगर आपको 100 से 50 करने के लिए कहे तो 100 रुपये में से आप 50 रुपये निकाल के दे सकते हो ना आसानी से। तो आप 100 को 50 में चेंज कर सकते हो, तो 100 को 50 में चेंज कर सकते हो, तो स्टेटमेंट क्या रहेगी आपकी सही रहेगी। पढ़िए अब इसको। सम कार्स आर फिन, सम कार्स देखो आपकी 50 है और फिन्स भी क्या है, यहाँ नहीं जाना आपको, यहाँ नहीं जाना, यहीं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में आ गए ना दोनों। जब एक में आ जाए तो यहीं रहना है, क्योंकि दूसरे में तो तब जाएंगे ना जब यहाँ ना हो, फिर जाएंगे। अब दोनों एक ही में है तो सम कार्स आर फिन, कार 50 है, 50 को 50 दे सकते हैं, और फिन्स क्या है हमारा 100, 100 में से हम 50 दे सकते हैं ना कंक्लूजन में। तो आपका पहला तो ठीक है। आगे देखो आपका सम फिन्स आर फॉल्स,
फिन्स क्या है 50, फिन फोल यहीं आ गए तो इसी में फिन भी हमारा 50 को 50 कर सकते हैं और फोल को 100 में से 50 निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड क्या करते हैं हमारे फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है आपको आल और सम के रिलेशन के क्वेश्चन तो आपको पता लग गए होंगे कैसे करने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आप बस इसे देखते रहिएगा। आगे पढ़िए, आपका डिविजिबिलिटी रूल से आपका ये क्वेश्चन बनता है, आपको कैसे करना है देखिए इसे। इफ 5 7 x 4 1 इज डिविजिबल बाय 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, तो आप तो ऐसे निकाल लोगे ना 5 7 2 कुछ आएगा यहाँ पे ताकि ये सारा डिवाइड हो जाए, आप ऐसे इसे निकाल लोगे तो आपका हो गया काम फिर तो इसे निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखने हैं। आपको कैसे, मैं 2-4 आपके डिविजिबिलिटी रूल मेन बता देता हूँ जो ज़्यादातर पूछता है एग्ज़ाम में, मेरे हिसाब से यही पूछता है। पहले आपको एक तो 3 याद रखना है और आपको एक किसका याद रखना है 9 का, 11 का और एक 5 का, बस 3 और 9 का तो बिल्कुल सेम ही है, 9 का ध्यान रख लो, 3 का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 9 का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपको डिजिट दे दिए 3 2 4, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो आप तो ऐसे करके देखोगे, जबकि ये आपका बहुत लंबा मेथड है। इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तीनों डिजिट को आपस में जोड़ देना है। 3 + 2 5, 5 + 4 9, अगर ये 9 आपका आ गया यानी 9 तो आपका 9 तो आपका डिविजिबल है 9 से, तो आपने कर लिया, पता लग गया ना डिविजिबिलिटी रूल 9 का। तो यानी सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, इसे मैं और भी आसान कर सकता हूँ, देखो अब कैसे करूँगा जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। क्या यानी कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तभी नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल। यानी मैंने ये दे दिया 4 5 6 3 7 2 8 1, तो ये क्या, ये 9 से डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल। तो यानी हम 9 के जोड़े बनाएंगे और काटते चले जाएंगे। 6 और 3 9 डिविजिबल है, 5 और 4 9 डिविजिबल है, 7 और 2 9 डिविजिबल है, 8 और 1 9 डिविजिबल है। तो इसका मतलब आप ये 9 से क्या है डिविजिबल है, तो 9 का पता लग गया। ऐसे ही 11 का देख लो, एक 5 का तो बिल्कुल आसान है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 5 या 0। कैसे, 5 का टेबल लिखो 5 10 15 20, देखो क्या चल रहा है 5 0 5 0 5 0, तो 5 के लिए तो आपको बिल्कुल आसान है, 5 या 0 होना चाहिए आपका लास्ट का डिजिट। तो लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए हमारा 5 और क्या 0, इनमें से कोई एक होना चाहिए। 11 का देखो, आपका 11 का अगर मैं आपको कहूँ तो एक मेरे ध्यान है 11 का क्यूब, ये क्या 11 से डिवाइड है, अब मैंने बोल ही दिया तो 11 से डिवाइड होगा। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको देखना है अल्टरनेट नंबर क्या है, अल्टरनेट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन 0 है या क्या हो, 0 हो या शायद पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, 1 शायद, हाँ। तो फिर वो क्या होगा 11 से डिवाइड, देखो अल्टरनेट का 3 + 1 4, 3 + 1 4, दोनों को माइनस करो, अगर 0 आ गया तो किससे डिविजिबल है आपका 11 से डिविजिबल है। यानी अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट एक को छोड़कर एक, अल्टरनेट नंबर का सम कर क्या कर दो माइनस, अगर 0 आ गया तो वो क्या है 11 से डिवाइड है। तो अब आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको उम्मीद है आपको ये 9 का तो पता लग गया होगा, 11 का मैं दोबारा से कराऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे कराऊंगा मैं धीरे धीरे। देखो एक सेकंड, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ मैं कलर चेंज करूँ था पेन का, पेन 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 ये ले लेते हैं। तो देखो ये डिविजिबल है क्या, नहीं 9 नहीं, ये दे रखा है अभी, ये डिविजिबल है 9 थे, इसका मतलब इसका सम क्या होना चाहिए हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए डिजिट का। तो जोड़े बनाओ 9 के, 7 और 2 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, एक को क्या देना पड़ेगा कि वो 9 बन जाए, तभी तो 9 से डिविजिबल होगा। तो 1 और 8, 8 और 1 क्या हो जाएंगे 9, तो वो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी। अगर डिविजिबिलिटी रूल है पता है तो ये आपके लिए 4 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 4 सेकंड में आंसर दे सकते हो इसका।
तो देखो अब अगला क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, इंटरचेंज मैथमेटिकल ऑपरेशन से। देखो कैसे करना है आपको। इनमें से कौन सा साइन चेंज किया जाए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो बारी बारी से चेंज करके देख लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो माइनस की जगह हमें क्या लेना है, डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या लेना है, माइनस। इंटरचेंज करना है ना, एक दूसरे को बदलना है। तो यानी माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस। तो आपको डी मास से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डी का मतलब डिवीजन। तो 12 से 6 पे कट गया, डिवाइड है ना बीच में, तो 6, ये तो 6 आ गया, प्लस 8 6 डी के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, 8 6 48 माइनस 24। तो देखो अब क्या करना है, एडिशन। तो 48 और 6 54, 54 माइनस 24 क्या आ गया आपका आंसर, 30। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर गया। तो आगे तो करके आपको देखना ही नहीं है, 30 आया ना हमारा भी आंसर, यहाँ भी 30 दे रखा है। तो उम्मीद है ये तो पता ही लग गया होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको बस थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। आपको ये डी मास ध्यान रखना है। वैसे तो बोर्ड मास होता है ब्रैकेट ओपन वाला, ऑफ वाला, पर डी मास ही चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए टाइम वर्क से आपका ये क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से आपका ये, एक सेकेंड, टाइम एंड वर्क से आपका ये क्वेश्चन है। देखो कैसे, 5 men and 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो 5 आदमी प्लस 6 वुमेन, औरतें, किसी काम को अगर दोनों करें तो कितने दिनों में करेंगी, 6 दिनों में करेंगी। ठीक है। वाइल 3 men, 3 मैन और 5 वुमेन उसी काम को, जितना काम इन्होंने किया है, कैन डू द सेम वर्क इन 9 days, कितने दिनों में करेंगे, 9 days। यानी दोनों काम किया गया क्या है, बराबर है। ये आपका होता है MDH कंसेप्ट, यानी मैन जितना काम कर रहे हैं, मैन या वुमेन, डी मतलब डेज, एच मतलब आवर, डिवाइड बाय वर्क, डिवाइड बाय वर्क, दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। MDH कंसेप्ट बोलते हैं इसको। आपको तो बस ये ध्यान रखना है, मैन मल्टीप्लाई डेज मल्टीप्लाई आवर, और दिए नहीं है तो घंटे तो दिए नहीं है तो घंटे हमें ले रहे हैं, तो मैन मल्टीप्लाई डेज कर देंगे, दोनों सेम है। तो यहाँ से सोल्व कर लो, 3 2 6, 3 3 9, रेशो निकाल लो मैन और वुमेन की। अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 मैन प्लस 6 2 12, ऐसे ही 15 5 3 ना 9, सॉरी 3 3 9, 3 3 9 प्लस 5 3 15 वुमेन। मैन को मैन से माइनस कर दो, ये 9m इधर आके 10 से हो जाएगा तो 1m बच गया। ऐसे ही 12w पर जाके 15 से जाएगा तो 3w बच गया। रेशो निकाल लो, ये w यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा। मैन अपॉन वुमेन क्या आ गया, 3 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो मैन की वैल्यू क्या आ गई, 3, और वुमेन की क्या आ गई, 1। आगे देखो क्या रखा है। अब यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं, 3 और 1 पुट करके, किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, क्योंकि दोनों का वर्क क्या है, सेम है। जितना वर्क ये करेंगे उतना वर्क ये, तो हमें वर्क पता होना चाहिए। तो वर्क निकालने के लिए इसमें पुट कर दो। चलो मैन की वैल्यू क्या है, 3, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई वुमेन क्या है, 1, 5 1 ज़ा 5 इंटू क्या है हमारा, ये 3 ना कर दिए तो 9 है ओरिजिनली ना, तो 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 14, 14 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा हमारा, 126। तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, 126। अब देखो क्या निकालना है, हाउ मैनी डेज ए 3 मैन प्लस 2 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। यानी MDH कंसेप्ट से देखें हमें, MDH तो है नहीं, अपॉन वर्क, अब वर्क उधर चला गया तो वर्क तो सेम ही है। तो हम हाउ मैनी डेज निकालने हैं, तो डेज तो यहीं रहेंगे, ये मैन वाला काम इधर चला जाएगा वर्क की डिवाइड में। तो इसका मतलब वर्क तो हमारा 126 है, और मैन कितने हैं हमारे, 3 मैन, मैन और वुमेन एक ही बात है, और 2 वुमेन सेम वर्क को कितने दिनों में करेंगे, तो डेज के बराबर आ जाएगा। यानी जितनी मैन पावर होती है उसे दिनों के से गुणा करें तो हमारा काम होता है। यानी 2 आदमी एक दिन में 2 ईंटें उठाएंगे, तो 4 दिनों में कितने उठाएंगे, 8, तो टोटल काम कितना हुआ, 8 ईंटों का। तो ऐसे ही देखो, तो मैन की वैल्यू हमें पता ही है, 3 यूनिट, 3 3 ज़ा 9, वुमेन की पता ही है 2 यूनिट, 2 1 ज़ा 2, और 126 यानी 126/11
11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 1 6, 11 वन ज़ा 11, 5। ये तो आपको चेंज करना आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका आ गया है। उम्मीद है ये आपको पता लग गया होगा कैसे करना है। मैन पावर मल्टीप्लाई डेज हमारा किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, उस कंसेप्ट पे है। मैन पावर मल्टीप्लाई डेज किसके बराबर, मैन पावर मल्टीप्लाइज डेज, दोनों वर्क हैं तो दोनों वर्क क्या है, बराबर है। तो करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फिर से क्या आ गया, रीजनिंग का गया क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। रिलेशन मैंने बता ही रखा है आल सम का। ऑल क्या होता है 150, सम क्या होता है, सॉरी एक मिनट नींद आ गई भाई, नींद नहीं थकावट सी। तो आल क्या होता है हमारा 150, पहला 100 दूसरा 50। सम क्या होता है 50 50, 55 लिख दिया था सॉरी, 50 50। ऐसे ही कंक्लूजन में देखो 150 कह रहे में सम ही तो है 50 50 50 50 50 50 100 50। अब देखो क्या निकालना है कंक्लूजन। देखो सम सीक्वेंसेस आर नंबर, यानी 50 सीक्वेंस को मैं क्या कर सकता हूँ 50 और नंबर को क्या कर सकता हूँ 50। तो सीक्वेंस और क्वेश्चन, सीक्वेंस और कैटेगरी, सीक्वेंस और यहाँ से देखो नंबर, इसका मतलब इन दो इक्वेशन में आपका क्या आ जाएगा, सीक्वेंस और नंबर आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ ऑल नंबर को NM लिख देता हूँ और कैटेगरी को मैं कैट लिख देता हूँ, ऐसे ही कैटेगरी को मैं कैट लिख देता हूँ। सम है ना, सम को SOM सम लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया, सीक्वेंस को SCQ लिख दिया। तो हमने देखा भी 150 है, ये क्या है 50 50 है। तो पूछ क्या रखा है, सम सीक्वेंस आर नंबर, हाँ सीक्वेंस 50 है और नंबर को 100 को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन वर्ड को देख के जाना है। कॉमन वर्ड को ये देख के पौड़ी चढ़नी है, यहाँ से गए कॉमन वर्ड से सीधा यहाँ चले गए। तो कॉमन वर्ड को देख के जाना है, ऐसे नहीं भी कुछ भी यहाँ से सीक्वेंस उठाया और कॉमन वर्ड क्वेश्चन के साथ तो बन ही नहीं रहा इसका। एक सेकंड, पेज चेंज हो गया। तो क्वेश्चन के साथ तो सीक्वेंस का बन ही रहा नंबर का, यहाँ कैटेगरी है क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो कॉमन वर्ड तो नहीं है, उससे देख के जानना है। तो सीक्वेंस यहाँ 50 है और नंबर को मैं 50 में कर सकता हूँ, तो आपको लगेगा ये सही है। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, एक चीज़ देखी आपने, पिछले क्वेश्चन मैंने जब कराया था उस समय आपका कोई क्या नहीं था, देखो ये नहीं था। यहाँ देखो कैटेगरी यहाँ भी 50 है और कैटेगरी यहाँ भी क्या है 50 है। जब एक ही नंबर दोनों में 50 50 हो जाए तो वह स्टेटमेंट क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। क्या हो जाती है, अनसर्टेन। दोनों याद रखना, कॉमन वर्ड अगर दोनों इक्वेशनों में 50 50 हो जाए स्टेटमेंट अनसर्टेन, इसका मतलब कॉमन वर्ड के अलावा कोई भी क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। कॉमन वर्ड ही क्या होगा, ओनली सही होगा। कॉमन वर्ड सही, बाकी सब गलत। तो यहाँ देखो पूछ क्या रखा है, सीक्वेंस एंड नंबर पूछ रखा है, इसका मतलब सीक्वेंस और नंबर कॉमन वर्ड के अलावा है ना, कॉमन वर्ड तो कैटेगरी है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत। आगे देखो सम क्वेश्चन आर कैटेगरी, सम क्वेश्चन और फिर कहाँ जाना है, कैटेगरी पे। देखो बीच में कॉमन वर्ड है ना, सीक्वेंस सीक्वेंस, और दोनों देखो क्या है 50, कॉमन वर्ड के अलावा बाकी सब क्या, गलत। तो ये भी क्या है, गलत। ऑल कैटेगरीज आर नंबर, ये तो यही है कैटेगरीज नंबर, यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ चले जाओ, नहीं ये तो कैटेगरीज एक में ही आ गया ना। तो कैटेगरीज, तो मैं ऑल कैटेगरी मतलब कैटेगरी को 100 दे रखा है, जबकि यहाँ कैटेगरी क्या दे रखी है 50। तो 50 रुपये में से मैं 100 रुपये निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसमें से क्या है, कोई भी ठीक नहीं है, नन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ना। कॉमन नंबर कॉमन वर्ड वाला सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है, कॉमन वर्ड से, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कॉमन वर्ड के अलावा कोई भी सही नहीं, अगर इस कॉमन नंबर दोनों क्या है 50 हैं। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका से है, आपका 3D से है शायद, हाँ 3D से। तो 1000 आइडेंटिकल सेम स्फेयर आर कास्ट फॉर्म ए स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी 1000 स्मॉल छोटे छोटे स्फेयर्स कास्ट किए जाते हैं एक स्फेयर बनाने के लिए, बड़ा स्फेयर बनाने के लिए, विद टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर बीइंग इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर। या मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ लार्ज के।
पर कब होगी इक्वल? जब इसमें 1000 गुना होंगे, सेम ऐसे से 1000 जुड़ेंगे तभी तो बड़े के बराबर होगी। द डायमीटर निकालना है हमें किसका? स्मॉल स्फेयर का हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे देखो। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला ध्यान रखो सबसे पहले तो आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस। तो अब यहाँ पुट करेंगे 1000 इंटू 4/3 पाई, छोटा है तो छोटी आर ले लेंगे, आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया आपस से। अब देखो, कास्ट फॉर्म ए स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे जो स्फेयर है ना 10-10 सेंटीमीटर के, इनको कास्ट करके बनाया गया है क्या? बड़ा स्फेयर बनाया गया है। हमें किसका निकालना है? अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर का बड़ा स्फेयर बनाया गया है छोटे छोटे स्फेयरों को क्या करके? कास्ट करके। मतलब ये इसकी वैल्यू है आर की, मतलब 10 का क्यूब किसके बराबर है हमारा? छोटे आर क्यूब इंटू 1000 के। वैल्यू तो पुट की है बस। 10 को क्यूब को खोल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1000 आर क्यूब इंटू 1000 ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में कट गया, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 1। और किसी ये क्यूब हट के यहाँ क्यूब रूट आएगा तो वो भी क्या होगा? 1। 1 का क्यूब रूट हो चाहे रूट हो वो क्या आता है? 1। यानी रेडियस हमारी क्या आ गई? 1। हमें क्या निकालना है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? रेडियस का दुगुना, 2 मीटर हमारा क्या हो गया? डायमीटर। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा। कैसे? देखो, खुद ही कहा था इन्होंने, जो टोटल वॉल्यूम है ना स्मॉल स्फेयर की सभी की, वो किसके इक्वल होगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर। मतलब 1000 स्मॉल स्फेयर लिए ना हमने, 1000 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर। इन दोनों 1000 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर की वैल्यू बड़े वॉल्यूम के बराबर होगी। और बड़े वॉल्यूम के स्फेयर की रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। कास्ट करके बनाया है फ्रॉम ए स्फेयर ऑफ रेडियस। तो ये दे रखा है हमें। तो आगे पढ़िए। आपका पाई डायग्राम से ना, वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन है, पाई डायग्राम से कह रहा सॉरी में। तो द नंबर इज डिफरेंट इन सेक्शन इंडिकेट किए गए हैं। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कह रहा मैं, बेसबॉल, बास्केट। तो क्रिकेट और बेसबॉल दोनों को कौन पसंद करता है? तो ये तो जो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर, तो वो सब क्या है? बेसबॉल को लाइक करने वाले, ये वाले। ऐसे ही मैं कलर चेंज करके आपका एक बार क्रिकेट का ही बना देता हूँ। और इसमें जो आपके हैं वो क्या है? 1 मिनट, ये कलर तो आपका इसमें दिख ही नहीं रहा है ज़्यादा, तो ये ले लेते हैं रेड वाला। और इसमें क्या है आपके? क्रिकेट वाले। एक सेकंड, इसमें आपके क्या है? क्रिकेट वाले। हमें क्या देखना है? जिसमें बोथ क्रिकेट और बेसबॉल हो। तो ये देखो ना, ये एरिया क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद कर रहे हैं, तो कितना है ये एरिया? 100 + 80, 180। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द स्केयर्स ऑफ x बाई वाई एंड y बाई z। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है। यानी अगर मैं आपको 4 प्रोपोर्शन दूं, a बाई बी प्रोपोर्शन, b बाई सी, तो ये जो सेम सेम वाले प्रोपोर्शन है ये आपका क्या है? मीन प्रोपोर्शन। तो इसे कैसे निकाल लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए सी मल्टीप्लाई क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? बी स्केयर। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? बी स्केयर होगा। वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के मल्टीपल के। यानी मीन प्रोपोर्शन हमारा, जो हमारा नया प्रोपोर्शन आएगा वो क्या होगा? बी स्केयर। इन दोनों के मल्टीपल के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखो, अभी ने हमें क्या लेना है? स्केयर लेना है इनका। तो इसका मतलब एक्स का भी स्केयर, वाई का भी स्केयर, इनटू मल्टीप्लाई है ना सी, वाई का भी स्केयर और जेड का भी स्केयर। वो किसके बराबर होगा? हमारी नई वैल्यू के बराबर, बी स्केयर के बराबर। वाई स्केयर से वाई स्केयर कट गया। अब ये स्केयर का ऊपर जाके क्या आ जाएगा? इधर आके रूट हो जाएगा। और रूट से ये बारी बारी करके स्केयर काट देंगे और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? x बाई वाई। तो उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। कैसे आया? मीन प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है? बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। कल अगर आपको दे दे मीन प्रोपोर्शन निकालो 3 और 5 का, तो हम क्या करेंगे? बी स्केयर इज इक्वल टू 3 × 5, जो कि हमारा 15 हो जाएगा, और रूट 15 हमारा क्या हो जाएगा? इसका मीन प्रोपोर्शन। और अगर डायरेक्ट करना है तो क्या करो? दोनों नंबरों को जो दे रखे हैं मल्टीप्लाई करो और उनका रूट कर दो। दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया और उनका क्या कर दिया? रूट कर दिया, मीन प्रोपोर्शन।
देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल है हमारा सीरीज का। ए से सी पे गए यानी ए बी को छोड़कर सी पे गए, यानी ए बी सी यानी प्लस तो सी डी ई। ई देखो किस में है, इसमें तो है नहीं, ये तो कट गया, ये दो ऑप्शन ऐसे चेक करते चले जाओ। सी से एफ पे गए, सी डी ई एफ यानी +3। यहाँ भी एफ से +3, एफ का नंबर 6 +3 9 है, यानी 9 किसका होगा, आई का। तो आई तो इसमें नहीं है, कट गया ये भी। आगे देखो जे तो अगले का है ही है, दोनों में, तो जे तो देखेंगे नहीं। अब लास्ट वाले को देखो, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, तो कितना प्लस हुआ, +3। ऐसे ही 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर किसका होता है हमारा, जे का। तो ऑप्शन बी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो आज जितनी भी आगे अब हमारे जो क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन, और मैं आगे और भी लेके आऊँगा क्वेश्चन, तो आपको अगली क्लास में देखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं मैथ और रिवीजनिंग के, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, रोज़ रिवीजन क्लास चलेगी आपकी, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तब। अगर नहीं कोई रिस्पॉन्स मिला तो क्या ही फ़ायदा है, फिर आप देखते तो होंगे नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी बच्चों को।